नमस्कार। चलिए आज इतिहास और ताकत के एक ऐसे सच पर बात करते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे छिपा रहता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक अप्रोप्रिएशन की। सीधे शब्दों में कहें तो फायदे के लिए समझदारी से दूसरों का क्रेडिट लेने की कला। अब देखिए, ये चर्चा किसी विचारधारा का पक्ष लेने या किसी को सही गलत ठहराने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उन नियमों को समझने के बारे में है जिनके जरिए इंसानी इतिहास में शोहरत, शक्ति और मेहनत का बंटवारा हमेशा से होता आया है। असल जिंदगी में मेहनत कौन करता है और उसका फायदा किससे मिलता है? चलिए इस डीप डाइव में यही समझते हैं। चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। थॉमस एडिसन का ये बेहद मशहूर कथन सुनिए। उन्होंने कहा था, कॉमर्स और इंडस्ट्री में हर कोई चोरी करता है। मैंने खुद बहुत चोरी की है, पर मुझे पता है कि चोरी कैसे करनी है। ये एक ऐसी लाइन है जो इस विषय की सच्ची और कड़ी हकीकत से तुरंत जोड़ देती है। दुनिया के शक्तिशाली लोग सिर्फ आदर्शों के सहारे नहीं बैठते, वो जानते हैं कि मौजों और दूसरों की क्षमता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये कोट इस निर्मम सच्चाई को बिना किसी झिझक के सामने रख देता है। तो पहला हिस्सा है द लॉ ऑफ क्रेडिट। अगर हम सच में समझना चाहते हैं कि इतिहास दरअसल काम कैसे करता है, तो इस दुनिया को एक जंगल के इकोसिस्टम की तरह देखना होगा। एक ऐसी जगह जहां समय और ऊर्जा बेहद सीमित हैं। दिन में सबके पास वही 24 घंटे होते हैं और कोई भी बड़ा काम अकेले पूरा करना लगभग असंभव है। तो इस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा नियम क्या बन जाता है? नियम यह है कि अपना काम दूसरों से करवाएं, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लें। जिस तरह जंगल में कुछ जानवर खुद शिकार करते हैं और कुछ दूसरों के शिकार पर जीते हैं, ठीक वैसे ही शातिर लोग दूसरों की मेहनत और लेग वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करके वो अपना कीमती वक्त तो बचाते ही हैं, साथ ही दुनिया के सामने खुद को ऐसी तेजी और क्षमता के साथ पेश करते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। लेकिन क्या होता है जब इस नियम को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है? आइए देखते हैं अपने दूसरे हिस्से में, द कॉशनरी टेल्स। निकोला टेस्ला, एक ऐसी जीनियस शख्सियत जो लगातार बिना रुके हर दिन 18-18 घंटे काम करते थे। उनका एक ही मकसद था, टॉमस एडिसन के पुराने प्रिमिटिव डायनेमोस को एक नया और बेहतर डिजाइन देना, और इसके बदले उन्हें $50,000 देने का वादा किया गया था। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, एक जुनून की तरह मेहनत की और आखिरकार नया डिजाइन तैयार कर लिया। पर जब काम पूरा होने के बाद उन्होंने अपने पैसे मांगे, तो एडिसन ने मुस्कुराकर उनकी तनख्वाह में बस एक छोटा सा इजाफा कर दिया और बड़ी शांति से बोले, टेस्ला, लगता है आपको हमारा अमेरिकन ह्यूमर समझ नहीं आता। और ये किस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि दो बिल्कुल अलग दिमागों की कार्यशैली कैसी होती है। एक तरफ थे द साइंटिस्ट यानी टेस्ला, जो अकेले काम करना पसंद करते थे, पूरी तरह से अपनी सृजनात्मकता और निर्माण में खोए रहते थे। और दूसरी तरफ थे द पब्लिसिस्ट यानी एडिसन, जो असल में एक बिजनेसमैन थे। एडिसन खुद बैठकर हर मशीन ठीक नहीं करते थे। उनका काम था ट्रेंड्स को पहचानना, काम करने वाले बेहतरीन लोगों को ढूंढना, उन्हें काम पर लगाना और अंत में सारा क्रेडिट, सारा नाम अपने खाते में डाल लेना। इन दोनों अलग अलग तरीकों का अंजाम इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ झलकता है। $12 मिलियन मुकाबले सिर्फ $2,16,000। असल में टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट पेटेंट्स की आंकी गई कीमत लगभग $12 मिलियन थी। पर एक वक्त ऐसा आया जब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी मुसीबत में फंस गई। तब टेस्ला को सिर्फ $2,16,000 में अपने उन बेशकीमती पेटेंट्स को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सोचिए, सारी रात जाग कर मिट्टी के माधव की तरह मेहनत किसी और ने की और आखिर में बड़ा मुनाफा और पावर पूरी तरह से फाइनेंसियर्स के हाथ में चली गई। तो अब इस अहम सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है, रेडियो का असली पिता आखिर है कौन? हम में से ज्यादातर लोग स्कूल की किताबों में गुग्लियल्मो मार्कोनी का नाम पढ़ा है, पर सच्चाई कुछ और ही है। मार्कोनी का 1899 का जो मशहूर ब्रॉडकास्ट था, वो दरअसल टेस्ला के 1897 के पेटेंट पर पूरी तरह से आधारित था। इस पूरी डायनामिक का नतीजा ये हुआ कि शोहरत, पैसा और नाम तो मार्कोनी ले गए और टेस्ला अपना बुढ़ापा, अकेलापन और गरीबी में बिताने पर मजबूर हो गए। चलिए इतिहास के थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1500 के शुरुआती दशक में वास्को न्यूनीज डे बाल्बोआ नाम के एक एक्सप्लोरर ने आधुनिक पेरू के आसपास इंकन साम्राज्य के बेहिसाब खजाने का पता लगाया। ये फिजिकल मेहनत और पूरी तरह से जान का जोखिम लेने वाला काम था, पर उनसे गलती हो गई। वो अपनी इस बड़ी खोज को राज नहीं रख सके। कुछ ही सालों बाद फ्रांसिस्को पिज़ारो जैसे दूसरे शातिर और ताकतवर लोगों की नज़र उनके इस काम पर पड़ गई।
फिर क्या हुआ? बल्बोआ पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उनका सर कलम करवा दिया गया और पिज़ारो वो पूरा इंकन साम्राज्य और खजाना ले उड़ा। ये किस्सा सिखाता है कि कड़ी मेहनत इंसान को सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती है, अगर वो अपना पुरस्कार और क्रेडिट शत्रुओं से बचा ना सके। अब थोड़ा उन लोगों की तरफ देखते हैं जिन्होंने इस शिकारी दुनिया के नियम का सबसे बेहतरीन फायदा उठाया। हमारा तीसरा हिस्सा, मास्टर्स ऑफ अप्रोप्रिएशन। एक कछुए और दो विशाल जानवरों की इस प्राचीन कहानी पर गौर करते हैं। एक छोटा सा कछुआ, एक विशाल हाथी और एक ताकतवर हिप्पोपोटामस को अलग अलग टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींचने के लिए ललकारता है। हाथी और हिप्पो रस्सी के दो अलग अलग किनारों पर पूरी ताकत से खींचते हैं। उन दोनों को लगता है कि रस्सी के दूसरी तरफ वो कमजोर कछुआ खड़ा है। अंत में कछुआ उनकी इस बराबरी के टकराव का पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है। यही उन मास्टर्स की असली स्ट्रैटेजी होती है, दूसरों की विशाल ऊर्जा और श्रम को ठीक एक दूसरे के खिलाफ लगा देना और खुद चुपचाप पीछे खड़े होकर ताकतवर होने की छवि बटोरना। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक महान कलाकार की अंदरूनी कार्यशैली दरअसल कैसी दिखती थी। पीटर पॉल रूबेंस, जिन्हें आज भी दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिना जाता है, उन्होंने दरअसल एक मास्टरपीस फैक्ट्री बना रखी थी। उनके पेंटिंग्स में 40% काम बैकग्राउंड बनाने वाले करते थे, 30% काम सिर्फ कपड़े पेंट करने वाले विशेषज्ञ करते थे, और रूबेंस वो आखिरी 30% में बस अपने फाइनल टचेस देते थे। जब कोई बड़ा या अमीर क्लाइंट उनके स्टूडियो आता तो रूबेंस खुद को बड़ी तेजी से आखिरी काम करते हुए दिखाते। लोगों को लगता था कि रूबेंस एक अकेले गॉड लाइक कलाकार हैं जिनमें कोई चमत्कारी तेजी है, जबकि असल बात ये थी कि पीछे मेहनती विशेषज्ञों की एक पूरी असेंबली लाइन चल रही होती थी। लेकिन बात सिर्फ अपने आसपास के लोगों तक या उनके काम तक सीमित नहीं है। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्लंडरिंग द पास्ट। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक आइजैक न्यूटन का ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। उन्होंने ठीक समझा था कि किसी एक इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो शून्य से शुरुआत करके सब कुछ नया आविष्कार कर सके। अपनी जीनियस का ऑरा बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही समझदारी से प्राचीन, मध्यकालीन और रेनेसा दौर के वैज्ञानिकों के ज्ञान को इकट्ठा किया और उसे एक नए नियम के रूप में दुनिया के सामने लाया। उनकी महानता इसमें बिल्कुल नहीं थी कि उन्होंने सब कुछ खोजा, बल्कि इसमें थी कि उन्होंने पुराने ज्ञान को बेहद खूबसूरती से अपने नाम के साथ नए ढंग में पेश किया। इतिहास से उधार लेना, ये एक ऐसा सार्वभौमिक हथियार है जो हर दौर में और हर फील्ड में काम आता है। विलियम शेक्सपियर जैसा महान नाटककार, उन्होंने भी अपने नाटकों की बेहतरीन कहानियां और इंसानी भावनाओं की समझ पुराने लेखक प्लूटार्क से उधार ली थी। और आज के आधुनिक नेता, वो रोज टीवी पर, मंचों पर अपने भाषणों से जनता का दिल जीतते हैं, लेकिन उस प्रभाव, उस जादू के पीछे असल मेहनती होते हैं उनके अनजान, चुपचाप काम करने वाले स्पीच राइटर्स। भाषण लिखने की घंटों की मेहनत और दिमागी श्रम किसी और का होता है, लेकिन सारी वोट और तालियां उस नेता को मिलती हैं जो उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ता है। तो सबसे अहम मुद्दा वही निकल कर आता है जो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कहा था। उन्होंने कहा, बेवकूफ कहते हैं कि वो अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से मुनाफा कमाना पसंद करता हूँ। सच तो यही है कि जिंदगी बहुत छोटी है, अगर हर गलती खुद करके सीखने बैठे तो आगे बढ़ने में सदियां लग जाएंगी। एक महत्वाकांक्षी और समझदार इंसान ठोकर खा कर सीखने के बजाय सीधे इतिहास की इकट्ठा की हुई समझ और दूसरों की गई गलतियों को अपने फायदे के लिए एक अस्त्र की तरह लागू करता है। लेकिन ठहरिए, क्या इस नियम को हमेशा और हर जगह अंधा होकर लागू किया जा सकता है? यहीं आता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, द स्ट्रेटेजिक रिवर्सल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जाकर जुड़ता है। क्रेडिट बांटने का सबसे शानदार उदाहरण अमेरिका और चाइना के ऐतिहासिक दौरे में देखा जा सकता है, जबकि सारी जटिल डिप्लोमेसी, रातों की नींद खराब करने वाला काम और मुश्किल ग्राउंडवर्क दरअसल हेनरी किसिंजर ने किया था। वो चाहते तो प्रेस में जाके अपनी सफलता का ढिंडोरा पीट सकते थे, पर उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की। किसिंजर ने एक मास्टर खिलाड़ी की तरह पूरा क्रेडिट ग्रेसफुली अपने बॉस प्रेसिडेंट निक्सन की तरफ मोड़ दिया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने आगे बढ़कर खुद शोहरत बटोरने की कोशिश की तो बॉस का ईगो हर्ट होगा और उनका खुद का पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। उन्होंने नीचे वालों के काम का फायदा जरूर उठाया, पर ऊपर वाले को सारी ताकत का एहसास दिलाकर लंबे समय के लिए अपनी ही पोजीशन को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए बस एक आखिरी सवाल पर विचार कीजिएगा।
आज हमारे आसपास बन रही आधुनिक दुनिया की इन बड़ी उपलब्धियों को जरा गौर से देखिए। चाहे वो हजारों नई स्टार्टअप्स हों, कोई बड़ी साइंटिफिक खोज हो या आसमान छोटी ऊंची इमारतें, असल में पर्दे के पीछे रातों को जाकर पसीना किसने बहाया और इमारत के बाहर उस चमकते हुए बोर्ड पर नाम किसका लिखा है। ये दुनिया के शक्ति संतुलन का एक ऐसा नियम है जो हो सकता है कि सुनने में थोड़ा कठोर लगे, पर इसका ज्ञान होना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। अब इस नियम को अपने हक में इस्तेमाल करना है या खुद को दूसरा टेस्ला बनने से बचाना है, ये पूरी तरह से एक व्यक्ति की अपनी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन अगली बार जब कोई बड़ी सफलता और पुरस्कार सामने आए तो इस प्रश्न पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। उम्मीद है इस विश्लेषण ने क्रेडिट और मेहनत के इस जटिल और थोड़े से डार्क रिश्ते को समझने की एक नई दिशा दी होगी।